तो बताइए क्या पॉलिसीज़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की भद्रवाह को लेकर? 2014 से लेकर 2022 तक जो है आपका वोट कैडर था, क्योंकि आपकी पार्टी भी चेंज हुई है, तो क्या आपने उस वोट कैडर को सँभाल के रखा है? वो एक्सीड हुआ है कि या वो उसको डिक्लाइन? तो क्या लगता है कि आपको जो पहले जो आपका वोट बैंक था बलेसा में, क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा या जो नया एरिया जो ऐड हुआ है भद्रवाह में, वहाँ पे आप कितना गेन कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे मज़बूत कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, तो नंबर 2 की लड़ाई जो है बाकी पार्टीज़ कर रही हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि आपके साथी भी थे, उन्होंने भी जॉइन किया है, तो क्या समझते हैं? क्या वो आपको कहीं न कहीं डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना एक वजूद बना रहे हैं? जो आपका एक स्टेटमेंट आया था डाक बंगलो में, आपने बोला था कि डिस्ट्रिक्ट जो है भद्रवाह जो है, इसको डिस्ट्रिक्ट नहीं, हमें डिवीज़न चाहिए। उस पर भी आपको तनकीद का निशाना बनाया गया कि देखो जो महबूब इकबाल साहब जो हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ हैं। तो आपने कहा था कि हमें डिवीज़न चाहिए। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ नासिर केशा और आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन न्यूज़। मेरा फेसबुक पेज नासिर केशा ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब चैनल नासिर केशा और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारे साथ जो ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, ये हैं जनाब शेख महबूब इकबाल साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या रणनीति है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि अब इलेक्शन भी जो है अनकरीब हैं, और क्या पॉलिसीज़ है, किस तरह से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस भद्रवाह में रणनीति बना रही है, और क्या इनको लगता है कि किस तरह से ये यहाँ पर आगे बढ़ पाएँगे। महबूब साहब, सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपका। तो बताइए क्या पॉलिसीज़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की भद्रवाह को लेकर? देखिए, जैसा आपको इल्म है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भदरवा में एक वक्त में एक मजबूत तंजीम थी यहाँ पे भदरवा में, लेकिन उसके बाद कई वजूहात की बिना पे कभी अलायंस किसी पार्टी के साथ हुआ, कभी कुछ हुआ, तो जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे कैडर था वो समझे हाइबरनेशन में था। वो लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, क्योंकि उनको यही लगता था कि हर दफ़ा अलायंस होता है, कुछ होता है, तो हमको हमारी पार्टी जो है वो इलेक्शन में पूरी तरह से इलेक्शन में उतरती नहीं है। तो इस दफ़ा तो थिंग्स हैव चेंज्ड। इस दफ़ा तो हम पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन में उतरेंगे। हमें पार्टी का पूरा इस वक्त एतमाद है, हासिल है, और हमें अपने लीडर्स ने, फ़ारूक साहब ने, उमर साहब ने पूरी तरह से गो अहेड दिया है कि आप जाइए, पूरी तैयारी कीजिए, और किसी भी सूरत में इस दफ़ा पार्टी को पूरी ताकत से भद्रवाह में इलेक्शन लड़ना है। तो इसलिए हमारी तैयारी जो है पूरी की पूरी है इस दफ़ा, और इंशाल्लाह इस दफ़ा एनसी जो है वो यहाँ से सीट निकालेगी। अच्छा, तो अगर बात करेंगे कि 2014 में भी आपने इलेक्शन लड़ा, तो उस वक़्त आपको करीब-करीब 17,000 वोट्स मिले, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है आप उभर कर आए थे, और पहला मेडन इलेक्शन था आपका। तो क्या लगता है आपको 2014 से लेकर 2022 तक जो है आपका वोट कैडर था, क्योंकि आपकी पार्टी भी चेंज हुई है, तो क्या आपने उस वोट कैडर को सँभाल के रखा है? वो एक्सीड हुआ है कि या वो उसको डिक्लाइन उसमें आया है? देखिए, ये तो मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा कि ये वोट बढ़ा है कि घटा है। तो मुझे नहीं लगता है घटने की कोई वजह है, क्योंकि हम इलेक्शन हारने के बावजूद भी भद्रवाह में डटे रहे, और हमने कोशिश की। हालांकि डिस्पेंसेशन हमारा नहीं था, फिर भी हमने कोशिश की कि लोगों के जहाँ जहाँ काम हो सकते हैं, लोगों के साथ, लोगों के काम किए, लोगों के साथ खड़े रहे। और वैसे भी एक सेंटीमेंट है भद्रवाह में कि भद्रवाह में इस दफ़ा जो है वो काफ़ी लोगों में एक उत्साह है कि हमने शायद उन्होंने पहले ही डिसाइड किया है कि उनको किस तरफ जाना है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है पिछले इलेक्शन का, तो आपको पता है कि हम नए-नए पॉलिटिक्स में आए थे, और जिस पार्टी से हमने इलेक्शन लड़ा, उस पार्टी का कोई यहाँ पे कैडर नहीं था। तो जो हमारे साथ लोग इंडिविजुअली जुड़े थे, उन्होंने ही सारा इलेक्शन लड़ा। और मेरे ख्याल में 25% पोलिंग स्टेशंस तो ऐसे थे जहाँ पे हमारे लोग ही नहीं थे, हमारे एजेंट्स नहीं थे कुछ, फिर भी हमने अच्छा खासा वोट लिया था। तो इस दफ़ा तो वो हालात नहीं है। इस दफ़ा तो हम एक ऐसी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं जो कि ज़मीनी सतह पे मौजूद है, और जिसका अच्छा खासा कैडर है, चाहे वो खामोश था या कुछ था, जिसका अच्छा खासा कैडर है, और हर एक पोलिंग स्टेशन पे हमारे लोग हैं, हर एक जगह पे हमारा वोटर है। तो इसलिए इस दफ़ा तो बिल्कुल जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो पुराना कैडर है एनसी का,
ये इस वक़्त पूरी ताकत से मैदान में आया हुआ है और हम अगर हम बात करेंगे, क्योंकि डीलिमिटेशन हुई है, बलेसा जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है, तो उसमें काफ़ी जो है वोट शेयर जो है वो हमसे कट करके दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला गया है और भद्रवाह को कुछ एरियाज ऐड किए गए हैं। तो क्या लगता है कि आपको जो पहले जो आपका वोट बैंक था बलेसा में, क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, या जो नया एरिया जो ऐड हुआ है भद्रवाह में, वहाँ पे आप कितना गेन कर रहे हैं? देखिए जहाँ तक डीलिमिटेशन का ताल्लुक है तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि एक जस तरीके से ये सारा प्रोसेस होगा और इसमें जोग्राफिकल एरियाज़ को वो देखते हुए, टोपोग्राफी देखते हुए और आबादी को देखते हुए ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किस वजह से नहीं हुआ, गॉड नोज़। क्या पॉलिटिकल एग्जिजेंसी थी जिसकी वजह से ये सारा हुआ। और अभी भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, देखिए कहाँ पे, अगर हम थनाला से देखें, थनाला से लेके कालजुगासर एंड जो बलेसा का आखिरी गांव को देखेंगे तो तकरीबन 150 किलोमीटर का दो एंड टू एंड जो है वो फ़र्क है। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी और वोट देखिए आप, जहाँ पे पाडर ये और भी ऐसी कई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ पे 50-60 हज़ार की पॉपुलेशन पे, यानी 30-35 हज़ार के वोटर्स पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। हमारा वोट जो हमारी पॉपुलेशन इस वक्त भी 1.5 लाख से ऊपर है। तो हमारे साथ तो बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। और फिर दूसरी बात है कि भलेसा एरिया के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। यानी भलेसा तो डिज़र्व करता था एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, एरिया के हिसाब से भी और आबादी के हिसाब से भी। तो उनको तोड़ा गया। कुछ एरिया जो है वो भद्रवाह के साथ रहा, कुछ ईस्ट के साथ रहा, डोडा ईस्ट के साथ, कुछ डोडा वेस्ट के साथ रहा। तो ये क्या, ये मतलब व्हाट वाज दिस प्रोसेस, ये किस बिना पे हुआ? और ये लोगों की एस्पिरेशंस के मुताबिक नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो ये इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब डीडीसी की कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी थी तो वहाँ पर भी उनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा, उनके ही अकॉर्डिंगली ये बनाई गई थी। अगर अब बात करेंगे जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, उनको भी उनने अपने हिसाब से बनाया हुआ। तो बीजेपी का ये दावा है कि ज़िला डोडा की जो अर्स्टवाइल डोडा की जो 6 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो क्या समझते हैं आप, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको टक्कर दे सकती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे मजबूत कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, तो नंबर 2 की लड़ाई जो है बाकी पार्टीज़ कर रही हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ख्वाब देखना तो अच्छा लगता है सबको, हैं। ये सपने देखने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है। तो अब जो पिछली दफ़ा कुछ पोलराइजेशन की वजह से अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटें यहाँ पे जीती थी, तो उससे उनको कोई ज़्यादा गलतफ़हमी में नहीं रहना चाहिए। अगर उनको इतना ही एतमाद है कि हमारी इतनी सीटें और हम लोग यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर हैं और हमारा बेस ज़्यादा है, तो फिर उनको इस डीलिमिटेशन में इस तरीके से डीलिमिटेशन क्यों करना था कि पार्डर की छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की और डोडा वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की, कुछ एरिया इधर से, कुछ एरिया इधर से, कुछ उधर से लगा के, फिर क्यों किया है? तो इन्होंने अपने आप को कुछ सीट्स पे सेव करने की कोशिश की है। तो ये कहना कि ये बहुत ताकतवर है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, वो ख्वाब ख्याली है इनकी। अच्छा, अगर बात करेंगे महबूब साहब, हम कल आजकल देख रहे हैं कि नई-नई पार्टियाँ वजूद में आ रही हैं, कि पंजाब इलेक्शन के बाद है अपनी आम आदमी पार्टी जो है अब जम्मू कश्मीर में भी पैर पसार रही है। अगर हम भद्रवाह की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे जो हैं पीआरआईज़ हैं, उनने जॉइन किया है, जिनमें जो है आपके जो माना जा रहा है कि आपके साथी भी थे, उनने भी जॉइन किया है। तो क्या समझते हैं, क्या वो आपको कहीं न कहीं डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो अपना एक वजूद बना रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब भी जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं खासकर, अगर वो कहीं पे इलेक्शन जीतती हैं, जैसे मैं मिसाल दूंगा लास्ट टाइम जब समाजवादी पार्टी ने यूपी में इलेक्शन जीता था, तो उस वक़्त भी एक शोर पड़ा था। समाजवादी पार्टी बीएसपी ने जीता था तो उस वक़्त भी शोर पड़ा। तो यहाँ पे भी कुछ लोगों ने उस वक़्त बीएसपी जॉइन की, कुछ ने समाजवादी पार्टी जॉइन की, बड़े-बड़े नाम थे और उस वक़्त पॉलिटिकल हैवी वेट्स थे। और जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो फिर क्या हुआ?
किसी को 600 वोट, किसी को 400 वोट, किसी को 200 वोट, यही हुआ। लोग जो हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन डिफरेंट है। हमें आप पार्टी क्या करेगी, या हमें समाजवादी पार्टी क्या करेगी, या हमारे लिए टीएमसी क्या है। हमें अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, हमें अपना जम्मू कश्मीर का वजूद देख रहा है, हमें अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस है इस वक्त, हमें 100 चीज़ें देखनी हैं। और यहाँ का वोटर जो है इतना कम अकल नहीं है कि वो कोई पार्टी साउथ में जीतेगी तो वो कहेंगे हमने जी यहाँ पे वही पार्टी बनाएंगे और फिर हम यहाँ जीत जाए। ऐसा नहीं होता है। लोग जो है, जब इलेक्शन होता है तो लोगों को बहुत सी कंसिडरेशंस होती है, उन कंसिडरेशंस के मुताबिक लोग वोट करते हैं। बाकी पार्टीज बनती रहती हैं, लोग जो है आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनका वजूद जो है फिर बाद में पता लगता है कि ये कोई आदमी आया था तो कहाँ चला गया, वो थोड़ी देर के बाद पता लगता है। तो ऐसा नहीं है कोई नुकसान शुकसान। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी होती है उसमें अपोजिशन जो है इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट। अगर अपोजिशन नहीं होगी तो फिर डेमोक्रेसी कैसे चलेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं से अगर मैं एक आदमी को अपने साथ चलाऊंगा तो एक और आदमी शायद उठ के तो कोई किसी और पार्टी में जाएगा, अगर उसको लाऊंगा तो दूसरा जाएगा। ये चलता रहता है, लेकिन इससे पार्टीज कमज़ोर नहीं होती हैं, क्योंकि पार्टीज की वजह से ये लोग थे जो आज, अगर आप जिन लोगों का आप रेफरेंस दे रहे हो, वो हमने हमारी पार्टी में आने के बाद बने। क्या उनको कोई पहले जानता था? तो इसलिए हमें किसी पे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस आदमी को इलेक्शन लड़ना है लड़े, ये तो लोगों ने डिसाइड करना है कि उनके लिए क्या अच्छा है। तो पिछली बार भी आपने बड़ी मेहनत की थी 2014 में, लेकिन आप जो है उस माइलस्टोन को अचीव नहीं कर सके थे, जिससे कि आप यहाँ से जो मैंडेट आपको मिलता था। इस बार क्या समझती हैं आप? क्या लोग आपके साथ हैं? क्या आप इस बार जो है भदरवा से जीत सकते हैं? क्यों नहीं। मैं कहता हूँ, जब मैं एक नया नया पॉलिटिक्स में आया था, अगर उस वक़्त लोगों ने हमको इतना रिस्पांस दिया कि हम नंबर 3 पे आए और अच्छा खासा वोट लिया और बगैर एक कैडर के वोट लिया, तो आज जब हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका कैडर भी है, जिसकी रेपुटेशन भी है, जिसने जो कारनामे जम्मू कश्मीर में किए हैं, चाहे वो एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट है, चाहे वो लैंड जो बिग एस्टेट एबॉलिशन एक्ट जो उन्होंने बनाया था, उसके तहत जो लोगों को फ़ायदे हुए थे, कई चीज़ें रेवोल्यूशनरी स्टेप्स जो उठाए थे, जो बाद में कई स्टेट्स ने फॉलो किए। जो शेर कश्मीर ने कई पॉलिसीज़ बनाई थी, वो बाद में बाकी स्टेट्स ने अडॉप्ट की। इतने रेवोल्यूशनरी स्टेप्स थे वो। तो जब आज हम उस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और उसका एक खुद ही ऑटोमेटिक एक लोगों में एक हवा है उसकी, तो और लोग समझते हैं आज कि अगर जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त क्राइसिस है, अगर उस क्राइसिस से कोई निकाल सकता है जम्मू कश्मीर को, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वो ये बाकी ये पार्टियां जो हैं, पार्टीज ये नहीं है। तो सबको पता है, और इवन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है कि जो हाथ से ये चीज़ें यहाँ निकल रही हैं, अगर जम्मू कश्मीर को कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कोई पार्टी नहीं है। मैं सब यहाँ पर एक बीच में एक हवा चली थी कि भदरवा को डिस्ट्रिक्ट देना है, जिसको जो है काफ़ी लोगों ने उछाला। उसके बाद जो आपका एक स्टेटमेंट आया था डाक बंगले में, आपने बोला था कि डिस्ट्रिक्ट जो है भदरवा जो है, इसको डिस्ट्रिक्ट नहीं, हमें डिवीज़न चाहिए। उस पर भी आपको तनकीद का निशाना बनाया गया कि देखो जो महबूब इकबाल साहब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ हैं। तो आपने कहा था कि हमें डिवीज़न चाहिए, तो उस पर थोड़ा-सा एलॉबरेट कीजिए, वो क्या था? आपने किस कॉन्टेक्स्ट में वो बयान दिया था? देखिए, डिस्ट्रिक्ट तो भदरवा 47 के बाद जब भी मुझे लगता है कहीं डिस्ट्रिक्ट बने, नए डिस्ट्रिक्ट बने या कुछ हुआ, तो भदरवा तो उस वक़्त भी डिज़र्व करता था। अब भदरवा के साथ तो सिस्टमैटिकली और एक बड़े तरीके से एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हुआ, इसको इग्नोर किया गया। और आज जब इतने डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, उसमें भी भदरवा को इग्नोर किया गया। तो आज मेरा ये मानना है कि हमें एक कोई डिस्ट्रिक्ट से भी बड़ी चीज़ के लिए लड़ना चाहिए। हमें डिस्ट्रिक्ट से बड़ी चीज़ के लिए लड़ना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ नहीं हूँ। ये किसने, अब ये तो इन लोगों को पता ही नहीं है, जो ये बातें करते हैं डिस्ट्रिक्ट की, जो ये रोज़ ये
क्या बोलते हैं, अपने आप को ये बड़े ज़बरदस्त समझते हैं कि हम भद्रवाह के बड़े वो ज़बरदस्त खैर ख्वाह हैं, उनको किसी चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं है। आप बताइए, अभी जब यहाँ पे एडीसी बैठा तो इन लोगों ने कितना फाइट किया उसके लिए। सबको पता है कि एडीसी कैसे यहाँ बना और कैसे यहाँ पे लाया गया। उस वक़्त भी आपका भले सा जो एक आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो आपके साथ तैयार नहीं थे रहने के लिए। वो आपके साथ तैयार नहीं है रहने के लिए। अगर वो तैयार होते आपके साथ रहने के लिए तो आपने भी उन लोगों को उस वक़्त जाके समझाना था, जब उन्होंने जम्मू में भी एजिटेशन की, भलेसा में भी एजिटेशन की और वापस अपने आप को डोडा के साथ मिलाया। तो क्या उस वक़्त इन लोगों का कौन सा रोल था उस वक़्त? हैं? आज अगर आप कहते हो भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट, तो भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में कौन सा एरिया होगा? आप मुझे बताइए, आपका भाला एरिया है, उसको डोडा नज़दीक पड़ता है और भद्रवाह दूर पड़ता है। आपकी तहसीलें नहीं यहाँ पे बनी हैं। क्या आपकी अटखार तहसील डिज़र्व नहीं करती थी? क्या आपकी चिंता तहसील डिज़र्व नहीं करती थी? लेकिन क्या बनाई गई? नहीं बनी। आज आपकी एक तहसील पे आप डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हैं। मैं नहीं कहता, अगर मिल जाता है हम सबसे पहले फाइट करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि हमें उससे भी बड़ी चीज़ के लिए फाइट करना चाहिए। अगर हमारा डिविजनल हेडक्वार्टर बनता है तो उसमें आपके जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हो सकता है 3 उसमें आ जाएं, 4 आ जाए, तो अगर 4 डिस्ट्रिक्ट्स का हेडक्वार्टर बनता है तो क्या वो अच्छा है या एक तहसील पे डिस्ट्रिक्ट बनना अच्छा है? मुझे आप एक बात बताएं। इन लोगों को चूंकि कंसेप्ट ही नहीं है कि डिविजनल हेडक्वार्टर जो है वो क्या होता है। ये लोग जो है कुएं के मेंढक हैं कि लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट 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 डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी शुरू हो जाते हैं, ये सोचते हैं शायद इसी से हम लीडर बन जाएं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेने का मतलब है कि वहाँ पे कुछ एडिशनल एक्टिविटी होनी चाहिए कि अगर डिस्ट्रिक्ट हमारा भद्रवाह बनता है, यहाँ भलेस से लोग आए, ठाठरी से आए, किसी दूसरी जगह से आए, ये एक हब बने एक्टिविटी का। अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देते हैं और सिर्फ भद्रवाह को ही अपग्रेड करते हैं और उसी को डिस्ट्रिक्ट देते हैं, तो कोई एडिशनल एक्टिविटी तो यहाँ नहीं ना होगी। तो लोगों का जो बिजनेस है, लोगों की जो कोई भी चीज़ है, वो कैसे बढ़ेगी जब आपकी बाहर से कोई यहाँ आएगा ही नहीं। तो अगर डिविजनल हेडक्वार्टर होगा तो यहाँ पे किश्तवाड़ से भी लोग आएंगे, डोडा से आएंगे, बनाल से आएंगे, रामबन से आएंगे, तो वो अच्छा है या कुएं के मेंढक बनना अच्छा है? अच्छा, अगर बात करेंगे कि आप पर जो है लगातार जो आपके अपोनेंट्स है इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब महबूब साहब इधर पीडीपी में थे 2017 में आपने तहसील को यहाँ पर तुड़वाया है और तब से लेकर आज तक वो नहीं बनी। और जबकि हमारे एडीसी साहब हों, तहसीलदार, सारा का सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो न्यू बस स्टैंड की किराए की बिल्डिंग में रह रहे हैं। तो इस पर भी आपको दोषी माना जाता है कि आपने तो तुड़वाया, वहाँ पे आपने बड़े पटाखे वटाखे फोड़े थे, तो अभी तक वो नहीं बना। तो वो अगर नहीं बना तो उसकी वजह मैं तो नहीं हूं ना। हमने यहाँ पे एडीसी लाया ना, हमने यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया ना, उसके बाद गवर्नमेंट गई। तो फिर गवर्नमेंट किसकी आई? गवर्नमेंट आई बीजेपी की। गवर्नर रूल है, बीजेपी की चलती है। तो ये दोष बीजेपी का है जो उसको फंड दे के वहां पे वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं करा रहे हैं, कि वो दोष हमारा है जो बाहर बैठे हुए हैं? किसका दोष है वो? तो क्या आप जब अगर यहाँ पर जीतते हैं तो क्या आप बोले कि आपके क्या क्या विजन से भद्रवाह को लेकर? देखिए, मेरा तो ये है, हमने तो उस दिन जब उमर साहब आए थे उनके सामने भी ये डिमांड रखी थी कि हमें तो यहाँ पे डिविजनल हेडक्वार्टर चाहिए और उसके बाद खंडोला शंडोला टूरिज्म एक्टिविटी को बढ़ाना। ये तो हमारी पुरानी डिमांड्स हैं, इनको बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें भद्रवाह का अपग्रेडेशन चाहिए। यानी कि मान लीजिए जो सरतिंगल की डिमांड है कि सरतिंगल तहसील होनी चाहिए, चिंता में होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़ी देर ना उनकी डिमांड है लेकिन आज तक फुलफ़िल नहीं हुई। जबकि अब जो बीजेपी भी यही मैदान में कूद रही है, वो भी इन मुद्दों को उछाल रही है। तो क्या समझते हैं कि लोग उनके झांसे में आएँगे कि लोग अब चेंज चाहेंगे? देखिए, बीजेपी तो इस वक्त पावर में है, तो बना देना 2 तहसीलें, बना दे 2 ब्लॉक। क्यों नहीं बनाते हैं? वो क्यों नहीं बना रहे हैं? तो अब इस वक्त तो बीजेपी के हाथ में सब कुछ है और इस वक्त वो दोष देंगे एनसी को या देंगे पीडीपी को, वो तो जायज़ बात नहीं है। जी। तो महबूब साहब,
आखिरी सवाल पूछूँगा कि क्योंकि भदरवा में जब चंद ही पार्टियाँ हैं जो आप लाइमलाइट में हैं, एक तो बीजेपी आई, एनसीआई, कांग्रेस, जबकि कांग्रेस का ग्राफ दिन-ब-दिन गिरता जा रहा है और कांग्रेस को जो माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है कांग्रेस के वर्कर्स जो हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं आने वाले वक़्त में जो है, क्या ये ट्रायंगल सीरीज़ होगी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस एनसी, या फिर डायरेक्ट जो है एनसी का मुकाबला बीजेपी के साथ हो रहा है भदरवा में? देखिए, यहाँ पे अगर पहले कांग्रेस थी, तो वो एक पर्पज़ के लिए थी। उनका कैडर था, उस वक़्त आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, जिनकी वजह से यहाँ पे कांग्रेस बनी। लोगों की एस्पिरेशंस थी कि यहाँ काम होंगे, वो कुछ एक्टिविटी होगी, ज़्यादा तरक्की होगी एरिया की, जिसकी वजह से लोग जो हैं, वो कांग्रेस की तरफ गए। लेकिन आज के दिन तो ये आम आदमी समझता है कि कांग्रेस इस वक़्त बीजेपी को टक्कर देने की पोज़ीशन में नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, तो जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं है। ठीक है ना? अब बेशक कांग्रेस का कैडर था कहीं-कहीं या अभी भी है, लेकिन वो लोग समझते हैं, वो लोग अक्लमंद हैं, वो समझते हैं कि हमें इस वक़्त पॉलिटिकल सिनेरियो जो है पूरे जे-एंड-के का, उसको देखते हुए हमें कौन-सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो लोग जो हैं, वो फ़ील कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए लोग जो हैं, यही लोग पहले 2002 से पहले यही लोग एनसी में थे, वही लोग कांग्रेस में चले गए। अब वही लोग अगर हमारे पास दोबारा घर वापसी कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो एक बहुत अच्छी बात है। और फिर मैं समझता हूँ कि इस वक़्त बहुत सी जगहों पे जो टकराव है, जो कंटेस्ट है, भद्रा की बात करेंगे तो यहाँ पे एनसी वर्सेस बीजेपी होगा। और ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पे डायरेक्ट एनसी या बीजेपी का है या कांग्रेस बीजेपी का है। तो ये मुझे लगता है कि लोगों ने शायद अपना एक माइंड बनाया होगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि जो तकलीफ़ लोग उठा रहे हैं इस वक़्त या पिछले 2-3 साल से, तो वो तो सबके सामने है। तो नाज़रीन, ये थे शेख महबूब इकबाल जो भदरवा के कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। इनसे हमने आज ख़ास मुलाकात की और कुछ सवालात थे जिन इनसे पूछे और इन्होंने जो है उनका जवाब भी दिया और आप सबके सामने सब कुछ आया है। बहरहाल हम आपको ऐसी-ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए जम्मू लद्दाख विज़न न्यूज़, नासिर के शाह ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।